लिखो लिखो क्वेश्चन करेंगे। ए गन इज kept on a car। ए गन इज kept on a car। एक कार पे गन रखा हुआ है, बंदूक रखा हुआ है, ठीक है। फुल स्टॉप लिखना जैसे लिखा रहा हूं। द मास ऑफ कार प्लस गन, द मास ऑफ कार प्लस गन प्लस शेल। शेल क्या होता है? बुलेट जो तोप वगैरह से निकलता है ना, शेल बोलते हैं। तो प्लस शेल प्लस जो आदमी चला रहा होगा, ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर कार पे जो है, इन सब का मिला के जो मास है वो दे रखा है, प्लस ऑपरेटर सबका मिला के मास जो दे रखा है वो दे रखा है 50 m इक्वल टू 50 m, ठीक है। वेयर m जहां पे m क्या है, वेयर m इज द मास ऑफ वन सेल, मास ऑफ वन सेल, यानी एक सेल का मास m है और इन सब का मिला के जो है कार गन सेल उसके 50 टाइम्स है, 50 m है, ठीक है। वेयर m इज द मास ऑफ वन सेल, फुल स्टॉप। इफ मजल वेलोसिटी, मजल मतलब जिससे निकल रहा है, एक्शन का रिएक्शन होता है उतना ही पीछे धक्का लगता है। तो इफ मजल वेलोसिटी ऑफ सेल, सिंपल जानो सेल की वेलोसिटी दे रखी है, मजल वेलोसिटी बोर्ड पे लिखा है ऑफ सेल इज दे रखा है, मान लो मजल वेलोसिटी ऑफ सेल इज 200 मीटर पर सेकेंड, ऑफ सेल इज 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। बताना है व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड, व्हाट इज द रिकॉइल, बोर्ड पे लिखा है रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार, रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर सेकेंड शूट, मतलब दो बार शूट करने के बाद, फायरिंग करने के बाद, आफ्टर सेकेंड शूट। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ कार आफ्टर सेकेंड शूट। क्वेश्चन समझे पहले क्या है कि क्वेश्चन क्या है, एक कार है, कार पे गन रखा है, गन कोई ऑपरेटर चला रहा होगा और शेल है जो उससे गोला बारूद जो भी निकल रहा है, सबका मिला के मास क्या है 50 m। यहां फ्रिक्शन नहीं बोला गया, तो फ्रिक्शन जब तक नहीं बोला गया क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, जो नहीं बोला गया उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो आपको पता है रिकॉइल का मतलब होता है रिटर्न स्पीड, रिकॉइल का मतलब होता है रिएक्शन स्पीड। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन से सेल किसी स्पीड से बाहर निकल रहा है, एक्शन कर रहा है, तो उसका रिएक्शन भी पीछे होगा। तो पहले शूट के बाद कुछ रिएक्शन मिलेगा, हमसे पूछा गया सेकंड शूट के बाद, तो इसको ट्राई कर सकते हो क्या? करो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1-2 मिनट का। अब देखो यहां पे क्या है, शुरू में कार क्या है बोला गया, रेस्ट में है। तो कार जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम होता है, उसके बाहर की दुनिया सब सराउंडिंग। तो कार प्लस गन प्लस सेल प्लस ऑपरेटर, ये सब क्या है, एक सिस्टम का पार्ट है। पूरे इसी पे देख रहे हैं, कार पे गन रखा है, गन कोई फायर कर रहा है, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार रेस्ट में है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि गन किधर रखा हुआ है, या गोली सेल कार के फ्रंट तरफ रखा हुआ है या गन की पोजीशन कार के बैक साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व कराना है। एक्शन का रिएक्शन, अगर आगे की तरफ बुलेट फायर होगा तो कार पीछे जाएगी, और पीछे की तरफ फायर होगा शेल तो कार आगे जाएगी। तो हमको मतलब है स्पीड से कि किधर क्या होगी। अब सेकंड शूट के बाद, अब कार गन शेल ऑपरेटर, बाहर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं जिक्र किया गया तो नहीं बात करेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी मामला हो रहा है इन सब के बीच ही हो रहा है, तो वो सब मामला क्या है, इंटरनल है। अब जैसे बुलेट, शुरू में कार क्या है, रेस्ट में, यानी शुरू में मोमेंटम क्या है, 0। अगर शुरू में मोमेंटम 0 है, तो चूंकि जो मामला हो रहा है सिस्टम के बीच ही फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल नहीं है, तो क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस लगता है। एक्सटर्नल 0 हो तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी पहले मोमेंटम 0 है तो बाद में भी मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। लेकिन बुलेट तो बाहर निकल चुका है,
बुलेट अगर बाहर निकल चुका है तो बुलेट का मास इनटू स्पीड, कुछ मोमेंटम तो निकल गया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सेल निकला है। अगर मोमेंटम एक डायरेक्शन में हो गया और हम बोल रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, पहले जीरो बाद में भी जीरो, यानी जिधर जिस डायरेक्शन में बुलेट निकला है कुछ मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी नेट मोमेंटम जीरो होगा ना। तो बुलेट मान लो एम मास का बुलेट, एम मास एक एक बुलेट का दिया या सेल का, एम मास सेल का दिया है, वी से सेल निकला, तो जितना से सेल इधर गया है उतना से ही बचा हुआ सिस्टम जो है, उतने से ही बचा हुआ सिस्टम जो है सेम मोमेंटम से उल्टा जाना चाहिए, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होने के लिए, इनिशियल जीरो था तो बाद में जीरो होने के लिए जितना मोमेंटम एम इंटू वी इधर हुआ है, टोटल एम इंटू वी मिला के इतना ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर बोले तो अच्छा रोटेशन चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो रोटेशनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का भी पाला पड़ेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक बात बताओ, एम मास का बुलेट v स्पीड से निकला, स्पीड कितना दे रखा है 200, तो m इंटू वी ये मोमेंटम हुआ, इतना ही मोमेंटम उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए, किसका? बचे हुए सिस्टम का। अब एक बताओ, हर एक सेल का मास है m, टोटल मास सबका मिला के 50 m था, एक सेल बाहर निकल गया, अब कितना मास बचा? 49 m। पूरे सिस्टम का मास था 50 m, जहां पे m हर एक सेल का मास था, तो एक निकल गया, बचा टोटल मास सिस्टम का 49 m। अब ये 49 m ये कुछ स्पीड से इधर भागेगा, हमको पता नहीं, हमने सोचा v1 है पहले शूट के बाद, तो इनटू क्या लिखेंगे? v1। बात समझ में आ रही है? अब v1 तो निकाल सकते हैं, हमसे पूछा गया है सेकेंड शूट, तो फर्स्ट शूट के बाद क्या हो रहा है पता करें। पहला जो फायर किया गया, तो फर्स्ट शूट के बाद ये m से m चला जाएगा, काम तमाम। हम v1 लिख सकते हैं 200/49, v1 इक्वल टू सिंपल हो जाएगा 200/49। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि बताओ स्पीड कितना है आफ्टर फर्स्ट शूट, हमारा आंसर यही होता। हमसे पूछा गया है सेकेंड शूट, तो सेकेंड शूट के बाद क्या हो रहा है फिर देखते हैं। अब फर्स्ट शूट जो हुआ, शुरू में क्या था, सिस्टम रेस्ट पे था, लेकिन अब मोमेंटम स्पीड मिल गया उल्टे डायरेक्शन में, कितना मोमेंटम कंजर्व कराने के कारण 200/49। अब 200/49 से कार जा रहा है उल्टा, अब 200/49 से कार इधर भागने लगा, फिर एक बुलेट फायर किया गया सेकेंड शूट। अब फिर जब बुलेट फायर किया गया, वो बुलेट फिर कुछ मास इंटू स्पीड से निकला, अब फिर से चूंकि कुछ स्पीड इधर आ गया तो कंजर्व कराने के लिए फिर इतना स्पीड इधर चाहिए, मास इंटू स्पीड। तो अब जो बुलेट निकला m मास का बुलेट, फिर निकला किस स्पीड से? v से ही। सेकंड हर एक बुलेट 200 से निकल रहा है इंटू 2। अब सिस्टम का मास कितना हो गया? 48 m। एक बुलेट और निकल गया, अब मास हो गया 48 m, और इंटू सेकंड शूट के बाद स्पीड कुछ थी, हमने माना v2 थी, तो यहां से m से m चला गया, तो v2 कितना आ गया? 200/48। हमारा आंसर कितना होगा? जल्दी बताओ आंसर। नेगेटिव है सर। नहीं, क्वेश्चन जो पूछा गया है सेकंड शूट के बाद, तो हमारा आंसर हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव क्यों होगा? स्पीड पूछ रहे हैं तो प्लस माइनस क्यों बोलेंगे? व्हाट इज द इक्वल स्पीड ऑफ द मास? कितना होगा जल्दी बताओ, कितना बता रहे हो आंसर? तो स्पीड जो होगा आफ्टर सेकेंड शूट। अब एक बात समझो, फ्रिक्शन कोई नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो पहले शूट के बाद कार को ये स्पीड मिल चुका है ना, अब कार स्पीड से ऑलरेडी पीछे जा रहा है, सेकेंड शूट के बाद फिर ये स्पीड मिला उसको, तो टोटल स्पीड क्या हो गया? दिस प्लस दिस। पहले कार को एक स्पीड मिला है, वो कम थोड़ी हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं, वो तो उस स्पीड से भाग ही रहा है, अब दूसरे फायरिंग कारण और इतना स्पीड मिल गया एक्स्ट्रा, तो स्पीड कार का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200/49 प्लस 200/48, ये आंसर होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन, अगर ऑप्शन ऐसे ही छोड़ता है तो हम ऐसे ही कर लेंगे, और अगर देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, रफली अगर करना हो, एग्जैक्टली करना हो तो बात अलग है, तब तो एग्जैक्ट करेंगे, 49 डिवाइड करेंगे तो 49, और रफली करना हो तो रफली कितना आंसर बोल देंगे? अगर रफली करना हो तो इसको कितना बोलेंगे? 50 के आसपास मान लो, 50 मान लो, 50 के क्या होगा? 200, 50 के 200, और इसको भी 50 मान लो, 50 के 200, तो सुन देखो, अगर अप्रॉक्स करना है तो हम 8 के आसपास कर सकते हैं,
एग्जैक्ट करना है तब तो एग्जैक्ट मान लो निकालना होगा। अगर ऑप्शन ऐसा है कि मतलब कि गैप है, मान लो 8 पॉइंट समथिंग 2 3 या कुछ भी ऐसा, 8 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड, 7 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, या और ज्यादा गैप है 4 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, तो गैप है तब हमको रफली हम कर सकते हैं। अब मान लो आंसर ऐसा 8, 8.1, 8.2, 8.3, इस तरह 8.4 इस टाइप से, तब तो हमको एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन नहीं है तो रफली हम दिमाग क्या लगाएंगे, देखो 49 है ना, हम 50 मान लिए तो 50 बाय 200 क्या हो गया 4। अब ये 50 से छोटा था ना, 50 से छोटा था ना, तो ये वैल्यू सच में देखोगे तो किस इस 4 से थोड़ा बड़ा आएगा ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा रफली हमको करना, और ये भी क्या आएगा 4 से बड़ा आएगा, 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो हमारा टोटल आंसर 8 पॉइंट समथिंग होगा। अगर आंसर में कहीं ऐसे दिया है 8.2, 10.2, 6.2, 4.2, तो रफली हम 8 पॉइंट मार देंगे, 8 से थोड़ा ज्यादा। बात समझ में आ रही है? और एग्जैक्टली अगर दे दिया 8.1, 8.2, 8.3, 8. तब तो कैलकुलेट करना चला, फिर 49 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, एग्जैक्ट जो आ रहा है वो लिख दो। तो बात समझ में आया? ऐसा ही बोलते थर्ड सूट, तो थर्ड सूट क्या फिर लिखते हैं, m इंटू 200 इक्वल टू 47m इंटू V3। फिर पहले के बाद ये, दूसरे के बाद ये, तीसरे के बाद वो ऐड हो। समझ में आई बात? ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी। ए शेल मतलब वही गोला बारूद जो होता है, शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन मतलब तोप। ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विथ वेलोसिटी v, fired from cannon with velocity v at an angle theta, मतलब किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए at an angle theta, फुल स्टॉप, at the highest point। अच्छा, किसी एंगल पे फायर किया जाएगा तो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ बनाते हुए जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स into two equal parts। highest point it explodes into two equal parts। highest point पे एक्सप्लोड हो जाता है कैसे, 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक, 2 इक्वल पार्ट्स, फुल स्टॉप। one part retraces its path, one part retraces its path to cannon। कैनन क्या होता है, शायद डबल एन होता है ना, जो भी देख लेना, सिंगल ही होता है। वन पार्ट जो है देखना वाला अंग्रेजी का क्लास थोड़े देख लेना, जो भी है शायद सिंगल ही होता है, जो भी होता है। वन पार्ट retraces its path to cannon, एक पार्ट retraces its path to cannon, full stop। the speed of other parties, तो दूसरे पार्ट का स्पीड बताना है, ध्यान में रखते हुए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, जो मैंने कल भी कराया था जिस टाइप के क्वेश्चन। तो ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है v cos थीटा, 2v cos थीटा, C लिखना है तो 3v cos थीटा, और D जो है, D लिख लो, क्या लिखोगे D, कुछ 3/2v cos थीटा। चलो इन सब में ट्राई करो, जल्दी बताओ। 3/2v cos थीटा। नहीं बालक, इसको करो ढंग से, जो क्वेश्चन बोला गया उसको फॉलो करो, तब आएगा। मोमेंटम कंजर्व कराओ विथ डायरेक्शन देखते हुए। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ट्राई करो, 1-2 मिनट का टाइम ले लो जल्दी। क्या आंसर बता रहे हो बालक, किसी का कितना बता रहे हो? 3/2। देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है कैनन से फायर किया गया एंगल पे, तो एंगल पे फायर किया गया तो पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोर होता है 2 पीस में। कैसा कि एक टुकड़ा उसी पाथ को रिट्रेस करता है, जैसे पूरा आया था, तो एक टुकड़ा क्या होगा, इधर वापस ऐसे आ जाता है, तो दूसरा टुकड़ा क्या है उसका हमको बताना है, दूसरे टुकड़े का स्पीड कितना होगा। अब एक बात समझो, मान लो कि कुछ भी है कैनन, ये मान लो रफ बना लिया इस तरह से, एक कैनन है, ठीक है, ऐसा कुछ बना लिया। अब इससे शेल फायर हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे, ये किसी एंगल पे गया,
तो एंगल पे जब जाएगा, एंगल पे जाएगा तो एंगल पे पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट यहां है, मान लो हाईएस्ट पॉइंट यहां है। पूरे का जो मास है, कुछ मान लो m मान लो, तो दो इक्वल पार्ट में टूटा, तो दोनों का मास m/2 हो जाएगा। या फिर पूरे का मास 2m मान लो, तो बाकी दो टुकड़ा क्या हो जाएगा, mm। तो हमने टोटल मास मान लिया पूरे का 2m। तो एक पार्ट क्या बोला गया, रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब इसी से वापस आ गया, यानी m मास वाला जो टुकड़ा है इधर से वापस आ गया। दूसरा टुकड़ा कहां गया हमको पता नहीं, वही बताना है उसका वेलोसिटी, ठीक है। अब एक बात समझो, हाईएस्ट पॉइंट पे टूटा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रहता है प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यानी ये जब थीटा एंगल से जाएगा और प्रोजेक्ट किया गया तुम्हारा v से, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, v cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है v sin थीटा, लेकिन यहां हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v cos थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, चूंकि एक्सप्लोजन का केस है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो 2m इंटू क्या बोलेंगे, v cos थीटा इक्वल टू एक टुकड़ा रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब उल्टे पाथ से लौटा है ना। तो अगर ऐसे गया और ऐसे लौटा एक टुकड़ा, तो एक बात बताना, इस पॉइंट पे जस्ट जहां पे एक्सप्लोजन हुआ है वहीं पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसके अपोजिट नहीं होगा। तो ये अगर प्लस v cos थीटा है तो इसका माइनस v cos थीटा नहीं बोलेंगे। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक टुकड़े का मास, हम m वाले का मास देख रहे हैं, तो m, और ये जो लौटा ये जस्ट उल्टा हॉरिजॉन्टल ही होगा, इसका माइनस v cos थीटा होगा। बात समझ में आ रही है। प्लस एक और टुकड़ा का हमको बताना, तो एक और टुकड़ा का मास m और उसकी वेलोसिटी कितनी है, हमने मान लिया v डैश, ठीक। मास दोनों का इक्वल टुकड़े में टूटा, तो m एक m, काम तमाम। क्या बचा, 2v cos थीटा, और यहां क्या माइनस v cos थीटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस v cos थीटा, यानी कि 3v cos थीटा। तो तीसरे टुकड़े का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 3v cos थीटा। और आया क्या है, प्लस। प्लस का मतलब है क्या, कि तीसरा टुकड़ा राइट साइड जाएगा, तो तीसरे टुकड़े का कितना हो जाएगा, 3v cos थीटा। बात दूसरे टुकड़े का, सॉरी, बात समझ में आई, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे आज, ठीक है। कल फिर शुरू करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन। बाकी अपना सीट वगैरह करो, बुक करो, जहां दिक्कत आएगी पूछना। क्वेश्चन लिखो, ए बॉल ऑफ मास m, क्वेश्चन लिखो, ए बॉल ऑफ मास m, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, a ball of mass m moving with velocity v makes a collision with identical ball, makes a collision with identical ball at rest, makes a collision with identical ball at rest, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज 3/4, लिखा बोर्ड पे, बॉल इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज, मतलब बाद में जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ओरिजिनल का 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, फुल स्टॉप। Find the value of coefficient of restitution. Find the value of coefficient of restitution. Find the value of coefficient of restitution. Option चाहिए, coefficient of restitution 1/2, 1/4, 1/√2, 1/√3। देखो इस क्वेश्चन को करने में क्या है ना, कि एक तो बहुत लेंथी जाएगा नॉर्मल मेथड से, तो नॉर्मल मेथड से मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप ट्राई करते रहना। लेंथी जाएगा काफी, मैं आपको इसके लिए एक तरीका ध्यान रखने कहूंगा, उससे क्वेश्चन बहुत कम इसमें हो जाएगा स्टेप में, अदरवाइज बहुत लेंथी जाएगा। तो जानने के लिए वो कर सकते हो, पर एग्जाम में भी यही करना जो बता रहा हूं। तो जरा समझो क्या कह दिया है हमको, कॉलिजन कैसा है ये बताओ, इलास्टिक की इनइलास्टिक, ये कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक कॉलिजन है कि इनइलास्टिक,
इनइलास्टिक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 3/4 हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो कोलिजन तो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन में हमको दो चीज बताया गया है। एक बताया गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 3/4 है ओरिजिनल का, समझना, 3/4 है के इनिशियल का, एक बात। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये कैसा कोलिजन है, एक तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ये कोलिजन है तो हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, PI = PF। दो चीजें हो गई। तीसरा क्या है, दो बातें हो गई। तीसरा, हमको दो इक्वेशन से हमको अननोन क्या होगा सॉल्व नहीं होगा, तो एक और हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E पता है, और E पता करना है। E का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 - V1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब हमको निकालना ये है, ये निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, तो इन दोनों के हेल्प से ये सब निकाला जाएगा। V1 V2 जो भी है गिवन है, नहीं है, U1 U2, फिर इस पे रखेंगे, आ जाएगा। तो एक उससे सॉल्व करके आप देख लेना, पर उससे लेंदी होगा काफी, तो वो आपका होमवर्क है, करके देखना इससे निकालने का। मैं इनइलास्टिक कोलिजन में एक चीज याद रखने को कहूंगा, तो क्या है देखते हैं, उसमें बस एक ही इक्वेशन इसी से अप्लाई करके आंसर आ जाएगा, बस इससे सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या चीज कह रहा हूं, तो एक कंडीशन लिखना। इनइलास्टिक कोलिजन में हमने कुछ पॉइंट लिखाया था, एक पॉइंट लिख लेना इसमें, और इस टाइप का क्वेश्चन होता है कभी, अदरवाइज नहीं तो उन तीनों को सॉल्व करके तो आएगा ही आंसर, बस लेंदी होगा। तो एक कंडीशन मैं लिखा रहा हूं इनइलास्टिक कोलिजन में, लिख लेना नोट देके। इनइलास्टिक कोलिजन में नोट देके लिखना, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कंडीशन या केस, एक कंडीशन है या एक केस है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें एक केस करा रहा हूं मैं। क्या करा रहा हूं, तो देखो कि एक m मास का बॉल है या ऑब्जेक्ट है, दूसरा भी m मास का हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि दोनों एक जैसा हो, एक जैसा साइज, एक जैसा शेप, एक जैसा मास, सब एक जैसा। अच्छा, दोनों में इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, तो आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कब, जब एक की वेलोसिटी कुछ दी हुई है और दूसरा क्या है, रेस्ट में है। तो यहां पे भी वैसा ही कंडीशन है, इसकी वेलोसिटी मान लो v है शुरू में, और ये क्या है, रेस्ट में है। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जा रही है, इसके लिए v2 हो जा रही है। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे एक चीज, v1 और v2 कितना हो जाता है, पहले वाले का दूसरे वाले का, और स्पेसिफिक ऑर्डर जरूरी है कि ऑर्डर यही रखेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय काम आता है। तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1 - E/2 इंटू v, 1 + E/2 इंटू v। इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं याद रखोगे क्वेश्चन नहीं होगा, तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी होगा। तो घर पे होमवर्क ट्राई करके देख लेना, उससे करके अच्छा खासा लेंदी होगा। मैं ऐसे करा रहा हूं, तो ये दो चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहां पे कंडीशन देखो, ऐसा ही है क्या कि m मास का एक था, v से आ रहा था, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, आइडेंटिकल है और रेस्ट में है। तो कोलिजन के बाद पहले वाले का कितना हो जाएगा, 3 जो भी है, पहले वाले की स्पीड हो जाएगी 1 - E/2, और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 1 + E/2 इंटू v, और हमको E निकालना है। जब E निकालना हो तो देखो, अब कंडीशन हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 इनिशियल। तो फाइनल हम क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, 1/2 m v1² प्लस 1/2 m v2², फाइनल इक्वल टू, जो क्वेश्चन में दिया क्या दिया, 3/4 किसका, इनिशियल का। ये क्वेश्चन में इनिशियल कितना है, एक का तो 0 है, रेस्ट में है, दूसरे का कितना है, पहले वाले का कितना है, हाफ m v², यही है ना, पहले वाले का हाफ m v² और दूसरे का क्या है 0। तो यही है क्वेश्चन में, यही दे रखा है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक तो तरीका है कि, एक तरीका क्या है, इसका इक्वेशन बना, समझना, ये कंडीशन दिया है, अगर मेथड से पूरा जाएंगे, फिर इसका हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे m1 v1, या जो भी है m इंटू v प्लस m इंटू 0 इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, उसको मिल गया इक्वेशन। और फिर रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर आंसर आएगा, वो भी हो जाएगा, मेथड वही है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर करना है कम ये करके, तो वो कंडीशन ध्यान रखना होगा। तो इसको सॉल्व करोगे, सबसे m उड़ा दें, m m m, और कुछ उड़ा सकते हैं, हाफ भी उड़ा सकते हो, सबसे हाफ हाफ, ठीक। उसके बाद v1 v2, v1 हमने क्या बोला, डायरेक्ट यूज करना है तो सीधा e इंट्रोड्यूस कर दो, 1 - E/2 का होल स्क्वायर,
1 माइनस ई बाई टू इंटू वी, वही है ना, का होल स्क्वायर। तो बोल सकते हैं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस V2 कितना, जरा देख के बताओ, 1 प्लस ई बाई टू, तो 1 प्लस ई बाई टू का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये लिखेंगे, इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू वी स्क्वायर। ठीक, तो सबसे वी स्क्वायर चला जाएगा, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो अब ई ही बचेगा बस एक, तो ई को बस सॉल्व करना है सिंपल। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, और दिस ये क्या होगा 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 4। मैं डायरेक्ट लिखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहां भी लिखोगे एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3 बाई 4, यही है क्या। एक काम करें, सबसे 4 उड़ा दें, 4 4 4। इसको सॉल्व करोगे तो ई स्क्वायर 2e चला जाएगा, 2e चला जाएगा, तो क्या बचा 2 प्लस 2e स्क्वायर इक्वल टू 3, 2 प्लस 2e स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहां से 2e स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो या 2 को उधर भेज दो जैसा करना चाहते हो। तो इसको इधर भेजोगे 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो 2e स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2, 2e स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, 2e स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी e स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा है, e स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 यानी e इक्वल टू बोल सकते हैं 1 बाई रूट 2। बात समझ में आई, तो 1 बाई रूट 2। ठीक है, अगर ये आप एज अ कंडीशन ध्यान रखोगे, नोट बना के लिख लो ये कंडीशन, तो फिर क्वेश्चन इतने में हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी होगा, ऐसे आपका होमवर्क करके देखना, सेम आंसर आएगा, थोड़ा लेंथी जाएगा, ये सॉल्व करोगे ये सॉल्व करोगे, फिर निकाल के फिर इसमें पुट करोगे। तो इतनी बातें क्लियर है। तो यहां कोलिजन के क्वेश्चन हो गया। अब आपका काम है टोटल रिवीजन करके, फिर शीट वगैरह या आपका जो बुक से करते हो बुक से करो, बुक में आप किसी भी रेफर कर सकते हो, या तो डीसी पांडे या एससी वर्मा, कोई एक बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको रेफर करके अपना जो दिक्कत हो पूछो। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं चैप्टर को। ठीक, हाँ कमेंट करेगा, ऑनलाइन भी देखिए, सबका फायदा हो जाएगा। हमको क्या क्लास जैसा होता है एज इट इज डाल दिया जाता है, जैसे और नहीं है कि कुछ क्लास आपको इंप्रेस करने के लिए डाला गया, उसके बाद फिर आपका फिर एडमिशन लेते हो तो फिर पूरा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो क्लास जितना होता है वो डाल दिया जाता है, केवल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं डाल पाते हैं क्योंकि उसमें मजबूरी के, उसमें मेहनत बहुत है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन भी टाइप कर करके डालना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन, जो कि पॉसिबल नहीं है कि बाकी जो क्लास में जितना कराया जाता है वो सारा है। ठीक है, तो 11th का जितना हो पा रहा है डाला है, 12th का पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि 12th में सिलेबस लगभग कंप्लीशन पे है, कुछ चैप्टर है। अब रिवीजन अगर होता है कहीं तो बहुत रैपिड रिवीजन होता है, तो इतना थॉरो में नहीं जा रहा है 12th का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने पे, इसलिए 12th का नहीं डाला जा पा रहा है। पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर 12th का डाल दिया जाएगा। ठीक है, 12th का ऐसे ज्यादा आसान है फिजिक्स, 11th ज्यादा दमदार है।